दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ब्रजबड़ त्रिपाठी का नमस्कार स्वीकार कीजिए। आज मैं एक टॉपिक लाया हूं जनहित पर कि हमारा देश आजादी के इतने वर्षों बाद दूसरे देशों के तरफ क्यों देखता है, जबकि 1947 में हमारा भारत आजाद हुआ, एक गणतंत्र बना, संविधान एक बहुत अच्छा लिखा गया। फिर भी जो है हम उन देश से पीछे है। चाइना 1948 में आजाद हुआ था। आज वह विश्व में तहलका मचाया हुआ है। 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें अमेरिका ने नागासाकी हिरोशिमा पर 1945 में परमाणु बम गिराया था। पूरा बर्बाद हो गया था नागासाकी हिरोशिमा। फिर भी आज वह आबाद हो गया है, टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। आज हम दूसरे देशों पर निर्भर है। हमने सीज फायर कर दिया है। मैं नहीं बोल रहा हूँ, टीवी के जो चीजें हैं ये मेरे विचार नहीं है। और ट्रंप ने कह दिया सीज फायर कर दो, तो हमारे देश ने कर दिया। अब कितना सही है कितना गलत है मैं पूरा नहीं जानता हूँ। हम ट्रंप की तरफ देख रहे हैं कि नाराज हो जाएंगे तो हमारी इकोनॉमिक खराब हो जाएगी। तो जब हम चाइना से पहले आजाद हुए, हमारे पास एक अच्छा संविधान है। 28 राज्य उसमें मिलकर गणतंत्र देश का भारत का निर्माण हुआ था। हमारा देश विक्रमादित्य के जमाने में सोने की चिड़िया कही जाती थी, मुगल साम्राज्य अकबर के जमाने में सोने की चिड़िया कही जाती थी। और यहाँ तक कि यूरोपीय कंपनी हमारे यहाँ व्यापार करने आई, इतने सामान पैदा होते थे। और फिर भी आज हम इतना पीछे क्यों रह गए? पुर्तगाली आए, डच आए, डेन आए, फ्रांसीसी आए, अंग्रेज आए, इतने लोग आ करके, ये भिखारी लोग थे, इनके यहाँ कुछ था ही नहीं, वो माला माल हो गए और हम जो है कंगाल हो गए। ऐसा क्यों? चलिए अब इसी पर हम डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले तो जनसंख्या विस्फोटक। हमारे देश की जनसंख्या टीवी के माध्यम से मैंने गूगल में पढ़ा है 1 अरब 40 करोड़ से ज्यादा है। कोई अभी जनगणना नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से इसने चाइना को पीछे छोड़ दिया है। मेरे हिसाब से यह 1 अरब 50 करोड़ के आसपास की होगी, इतना मेरा सोचना है। हमारे देश में जब देश आजाद हुआ था तो 45% कृषि योग्य भूमि थी। आज हमारे पास 51% कृषि योग्य भूमि है। हम मानते हैं कि अंग्रेजों ने बहुत लूटा, लेकिन हमें आजादी तो मिले भी बहुत साल हो गई। एक छोटा सा शिशु पैदा होता है, अब 75 साल का बूढ़ा हो जाता है, और क्या अभी तक उसके कंडीशन नहीं सुधरे? तो नहीं सुधरेंगे, क्योंकि जनसंख्या विस्फोट बहुत तेज हुआ हमारे यहाँ। जितने लोग हैं इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, बहुत कम लोग हैं। आबादी का जो है 20-25% तबका ही जो है हम दो हमारे दो या हम दो हमारे एक का नारा दिया हुआ है। बाकी जो है गाय भैंस की तरह से लोग बच्चा पैदा करते जा रहे हैं। किसी को बुरा ना लगे, क्योंकि यदि हम 10 कुंटल अनाज पैदा करते हैं तो 9.5 कुंटल हम खा ही जाते हैं। हमारे ख्याल से अलग से भी लेना पड़ जाता है। तो जब जनसंख्या विस्फोट होगा तो अनाज का ही समस्या नहीं है, कपड़े की समस्या है, दवा की समस्या है, उसके बाद आवागमन की समस्या है, नाना प्रकार की समस्या खड़ी हो। और जब नाना प्रकार की समस्या खड़ी होगी तो कंपटीशन होगा। पेट भरने के लिए, अच्छे जीवन जीने के लिए लोग एन केन प्रकीर्ण रास्ता अपनाएंगे, चाहे झूठ का हो, चाहे चोरी का हो, चाहे बेईमानी का हो, यह रास्ता अपनाएंगे। हम जब छोटे थे, ब्लॉकों पर लिखा रहता था, हेल्थ सेंटर पर हम दो या तीन बच्चे घर में होते हैं सबसे अच्छे। फिर बाद में हमने नारा देखा हम दो हमारे दो, फिर एक आया हम दो हमारे एक। लेकिन आज सरकार से मेरा यह निवेदन है कि कोई ऐसा प्लानिंग नहीं कर रही है जो जनसंख्या कंट्रोल हो। आज हम रफली 100% करेक्ट नहीं है, ये हम चीन से को भी पीछे छोड़ चुके हैं। पर हमारे देश का जो क्षेत्रफल है वह चीन से 1/3 है। वो हमसे 3 गुना चीन ज्यादा है, तो उसकी जनसंख्या यदि ज्यादा है
उसके बाद कृषि फार्म के लिए भी जमीन है, लेकिन हमारे पास जनसंख्या ज्यादा है। तो पहला कारण हो गया जनसंख्या विस्फोट। अब इसमें सरकार को क्या करना चाहिए कि टीवी के चैनल के माध्यम से जनसंख्या नियंत्रण को कैसे मतलब लागू किया जाए, कैसे लोग कम से कम बच्चे पैदा करें, स्वस्थ बच्चे पैदा करें, उनको खिला पिला करके नौजवान बनाएं। एक कार्यक्रम कोई नहीं चलता है। आज टीवी में देखा जाता है, मैं चैनल का नाम नहीं लूंगा, 90% चैनल जो है फालतू की बकवास करते हैं, डिबेट में बैठा लेते हैं और डिबेट में चाहे कोई भी नेता हो ऐसी ऐसी भाषा बोलता है कि टीवी देखने के लिए दिल ही नहीं करता है। सच्चाई तो परोस ही नहीं सकते हैं। कोई किस पार्टी का नेता है, कितनी भी भ्रष्ट पार्टी हो, कितना भी गंदा काम की हो, लेकिन उसकी बड़ाई करते ही रहते हैं। जैसे फिल्म शोले में जब अमिताभ बच्चन जाते हैं बसंती की मौसी के पास, तो कहते करे मौसी अरे कभी कभी थोड़ा सा जुआ खेल लेता है, कभी कभी ठेके पर चला जाता है, पर है बड़ा अच्छा। तो आप लोगों ने पिक्चर को देखा होगा तो समझ गए होंगे। तो इस हिसाब से तुम्हारे यहाँ डिबेट चलती है। दूसरी चीज, यदि कोई पार्टी सत्ता में आई हुई है, अभी की अच्छा पहले की, यदि कुछ काम अच्छे कर रही है तो विपक्ष का काम है उसको अच्छा बुरा न देखकर उसकी बुराई ही करना, हंगामा करना। पब्लिक देखती है। आज हम अलग अलग धर्मों में पार्टियों में बंट गए हैं, जबकि देश हमारा एक है। कोई किसी का मायावती झंडा उठा रखी थी, अखिलेश यादव भैया उठा रखे हैं, राहुल गांधी उठा रखे हैं, और हमारी भाजपा के लोग को बहुत लोग झंडा उठा रखे हैं। लेकिन ये भूल जाते हैं राहुल भी भारत के हैं, मायावती भी भारत की है, अखिलेश भी भारत के हैं। तो जो सच्चाई है उसी पर चलिए, न कि अपने अपने झंडे को इतना गंदा फैलाइए जिससे कि लोग जो टीवी देखते हैं उनका माइंड डाइवर्ट होता है और दिल में घृणा भी आती है और एक तरफ जाते हैं। और देश के विकास में जो काम करना हो उसमें उनका दिमाग डाइवर्ट हो जाता है और विध्वंसक कार्यों में वो लग जाते हैं। उसके बाद आता है शिक्षा। शिक्षा हमारी कांग्रेस सरकार ने गांव गांव में स्कूल खोल दिया था, लोग पढ़े, शिक्षित हो, लड़कियां हो चाहे बच्चे हो चाहे कोई भी हो। एक समय पर प्रौढ़ शिक्षा अभियान भी कांग्रेस ने चलाया था कि लोग शिक्षित हो। लेकिन यहाँ के लोग, सबसे बड़ी कमी क्या है कि शिक्षित होना ही नहीं चाहते हैं। कुछ तबका ऐसा है कि शिक्षित होकर क्या करेंगे, सबसे पहले तो पेट की आग बुझानी है। सरकार 5 किलो राशन देती है, लेकिन 82 करोड़ लोगों के बारे में बताती है। क्या वाकई में 82 करोड़ लोगों को खाना नहीं मिलता है? कुछ लोगों के पास 10-10 एकड़ खेती है, 5-5 एकड़ खेती है, फिर भी वो सरकारी राशन लेते हैं। उनकी जांच पड़ताल ठीक से सरकार नहीं करती है, कर्मचारी नहीं करते हैं और गलत राशन लोग ले जाते हैं। यहाँ तक कि मैंने देखा है कि जब साइकिल वितरण स्कूलों में हो रहा था तो कोई तो जीप से आई थी एक बच्ची और जीप में साइकिल लेकर गई थी। ऐसे लोग साइकिल वितरण में उन्होंने लाभ लिया। लैपटॉप बांट रहे हैं, लैपटॉप ठीक है, लैपटॉप दीजिए, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन लैपटॉप के लिए क्या बिजली परमानेंट आती है? क्या आपका लैपटॉप टिकाऊ है? आप ऐसे बांट देते हैं, वो लैपटॉप बेच देता है क्योंकि उसके घरों में पहले से भी लैपटॉप है और उसको जो है बेच देता है, लैपटॉप आपका चलता नहीं है। तो शिक्षा जो है गांव गांव में की गई थी, लेकिन गड़बड़ियां कहाँ हुई थी कि जो लड़के लड़कियां जो भी था और जो कम पढ़े लिखे थे, नकल से पास हुए थे, मैं खुद एक शिक्षक हूँ, मैंने देखा है कि बच्चे कैसे लिखते हैं। तो आगे वाले गांव की बहू किसी तरह से वो पढ़ करके 12 पास है, मेरे गांव की बहू पढ़ करके 12 पास है। हमारी बहू, हमने उस प्रधान से कहा कि मेरी बहू को शिक्षा मित्र में तुम रख लो, और उस गांव के प्रधान ने कहा ठीक है हमारी बहू को तुम रख लो। तो शिक्षा मित्र में बहुत से लोग पढ़ाने भी नहीं जाते थे। सब की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 5-10% की बात है। उसके बाद बच्चे स्कूल नहीं आते हैं, सरकारी राशन लेने में शर्म नहीं आता है उन बच्चों को, उनके माँ बाप को, लेकिन सरकारी विद्यालय में पढ़ाने में शर्म लगता है। क्यों भाई? सरकारी विद्यालय का मास्टर ऐसा ऐरू गैरू नहीं है,
वह बीएड किया हुआ है, उसके बाद एग्जाम दिया है, टेट पास किया है, क्वालिफाइड है, इंटरव्यू दिया है। उसके बाद क्या है, आपका प्राइवेट स्कूल मतलब ऊंची दुकान फीकी पकवान है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं। और वहां पर ज्यादा फीस लगेगी, अच्छे कपड़े होंगे, ड्रेस होगा, यूनिफॉर्म होगा, लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी पढ़ाई होती है। दोस्तों, हाथी के दांत दिखाने के लिए होते हैं बाहर, और खाने वाले दांत जो असली में हाथी का पोषण करते हैं वो उसको मुंह के अंदर होते हैं, जो बड़ी बड़ी डालियां चबा जाते हैं। तो आप लोग प्राइवेट स्कूल की तरफ मत भागिए, आपके जो सरकारी स्कूल हैं वह बहुत ही अच्छे हैं, हम भी उसी प्राइमरी में पढ़े हैं। कुछ लोग मास्टर साहब का वीडियो बना करके उनको आराम करते हुए उठा करके भेज देते हैं, इनमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। अरे भाई, सुबह 7:30 बजे गए हैं, 8 बजे आए हैं और 2-2:30 बजे जाएंगे। उनके यहाँ स्टाफ रूम है नहीं कि जब वो इंटरवल हो तो कहीं बैठ करके बैठ जाएं, कुछ खा पी लें। इंसान के काम करने का भी तो एक समय होता है, लिमिट होता है। तो उस पीरियड में अपने कुर्सी पर बैठकर थोड़ा सोते हैं, थोड़ा पैर रख लेते हैं। आप उनका वीडियो बनाकर भेज देते हो, लेकिन उनके पढ़ाने वाले का वीडियो कोई नहीं बनाता है। मुझे सबसे बड़ा दुख की बात है, बुराई सब ढूंढते हैं। कबीर ने कहा, बुरा जो ढूंढन में चला, बुरा न मिलिया कोई, आज जो दिल ढूंढो आपनो मुझसे बुरा न कोई। अरे आप अपने देखो यार, मास्टर साहब की क्या देख रहे हो, उनको भी तो थोड़ा आराम करना चाहिए। और आपके बच्चों को लगातार पढ़ाएंगे, बच्चा भाग जाएगा, आएगा ही नहीं। आप खुद यदि पढ़े लिखे आदमी हो, पढ़ा लिखा आदमी वीडियो नहीं बनाता है, किसी की रिकॉर्डिंग नहीं करता है, किसी की चीज की कोई भी बात हो जाए। जो लुच्चे लफंगे जो छोटे आदमी होते हैं वो वीडियो बनाते हैं और उसके बाद जो है उसको वायरल करते हैं, बातों को रिकॉर्ड करते हैं। मैं भी एक यूट्यूब पर वीडियो बनाता हूँ, मेरा कोई भी वीडियो कोई कह जाए कि आप इस वीडियो में गलत है, अश्लीलता है, मैं आज से ही वीडियो बनाना बंद कर दूंगा। जो भी मैं बनाता हूँ सॉलिड बनाता हूँ। उसके बाद दोस्तों, सब लोग सरकार की तरफ देखते हैं। अरे भाई, सरकार हर चीज व्यवस्था नहीं करेगी ना। जब पहले हमारे देश में अंग्रेजों का शासन था, या देश नया नया आजाद हुआ था, तो हमने खेतों की सिंचाई से लेकर के खेतों अनाजों की मड़ाई तक की लोग सहकारिता पर निर्भर थे। आप अपने गांव में यदि नौकरी नहीं मिलती है तो कुटीर उद्योग लगा सकते हो। अब कुटीर उद्योग में जो भी सरकार मदद भी कर रही है, आप इसको लगाइए। और जैसे कपड़े बुनने हो, कुर्सी बनाने हो, और भी जो सामान होते हैं आप कीजिए। टेराकोटा की वस्तुएं बनाइए और उसको मार्केट में लेकर बेचिए। चेयर बनाइए, पहले लोग बेंत वाली जो चेयर छेद छेद होता था उसको लोग बनाते थे, शहरों में बेचते थे, आपकी आमदनी हो जाएगी। पशुपालन कीजिए, कुक्कुट पालन कीजिए, मुर्गी पालन कीजिए। पशुपालन में आज का नौजवान कहता है हम गोबर में हाथ क्यों डालें। गांव ही एक ऐसा चीज है जहां से बहुत तेजी से उठा जा सकता है, बहुत लोगों का पेट भरा जा, पूरा गांव ही तो है जो शहरों का पेट भरता है। आप अपनी आर्थिक स्थिति को खुद संभाल सकते हैं यदि आपके अंदर जज्बा हो। यदि जज्बा नहीं है तो आप कुछ नहीं कर सकते हैं। आप दुधारू पशु रखिए, खुद दूध पीजिए। पहले हम जब छोटे थे या हमारे पिताजी बताते थे, उस जमाने में अनाज पूरा नहीं होता था, 4 भैंस हमारे घर में रहती थी, तो आधा से ऊपर तो लोग दूध और दही खाकर अपने पेट को भर लेते थे। और मोटे अनाजों के द्वारा पतले अनाज बहुत कम मिलते थे, तो पेट भर जाता था, शरीर भी बलिष्ठ रहता था और काम था। ये मोबाइल नहीं था, दिन भर मोबाइल चलाते रहो, दिन भर ब्लॉगिंग चलाते रहो। पढ़ाई भी गुरु का जो सम्मान नहीं करता है उसको कभी विद्या आ ही नहीं सकती है। अच्छे अच्छे लोगों को देखता हूँ, लोग कहते हैं अरे गुरुजी जानता हूँ कितना पढ़ाते हैं। अरे जिस कुर्सी पर आप बैठे हो, यदि गुरुजी न पढ़ाते उस कुर्सी पर बैठने के आप काबिल नहीं होते। जो भी मेरा वीडियो देख रहा है उसको ध्यान से देखिए। गुरुजी पूरी पूरी नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ाने का एक माहौल बनाना पड़ता है कि लड़के जब गुरुजी की बात को सुने। ये सत्यनारायण का कथा नहीं है कि फटाफट गुरुजी पढ़ते गए और कलावती कन्या कर और शंख मारे 5वां अध्याय पूरा और दक्षिणा लेकर के गायब। तो पढ़ाई इतनी आसान नहीं है। तो दोस्तों, अब जो है हमने देखा है
कि हमारे जो दुधार पशु हैं, भैंसें हैं, एक जमाने में भैंसें बहुत कम दाम में मिलती थी। 2008 में भैंसें जो है 20, 25, 15 के आसपास मिल जाती थी। आज मैंने पता किया कि भैंसें 80, 90 लाख में बिकती हैं, क्योंकि इन भैंसों का मांस विदेशों में सप्लाई होता है, व्यापारी खरीद लेते हैं और ले जाकर के उनको कटवा करके या विदेशों में भेज देते हैं। वहां उनका मांस बहुत कॉस्टली बिकता है, बिक जाता है। हमारी दुधारू पशुएं भी तो विदेशों में चली जा रही हैं, और जिससे हमारा, तो यह काम आप न करें चंद पैसों के लिए। पैसा किसी के साथ जाता नहीं है, पैसा इसी पृथ्वी पर रह करके यहीं पर खत्म हो जाता है। चाहे वो आगरे का किला देख लीजिए, लाल किला देख लीजिए, झांसी की रानी का देख लीजिए, कहीं भी देख लीजिए, किला यहीं पर है। उनके कर्म ही साथ जाते हैं, बाकी जो है कुछ नहीं जाता है। ये जो मैंने कपड़ा पहना है सब कुछ नहीं जाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या विस्फोट, उस पर सरकार को एक कार्यक्रम करना चाहिए। अखबार तो अब उतना लोग नहीं पढ़ते हैं, लेकिन अखबार जो भी गांव में पढ़ते हैं, टीवी है, टीवी में यदि 20 चैनल है तो उनसे कहिए कि हर चैनल एक एक घंटा जनसंख्या नियंत्रण पर अपना चैनल चलाए, अच्छे अच्छे लोगों को बुलाए। जब जनसंख्या कम होगी, आपका रिक्वायरमेंट भी कम होगा, पेट भी ठीक से भरेगा, शिक्षा भी मिलेगी, और जो देश में उत्पादन हो रहा है वह बचेगा, उसको एक्सपोर्ट दूसरे देशों में भेजा जाएगा, वहां से अच्छी चीजें लाई जाएंगी, या वहां से हमें मुद्रा मिलेगा। जिस तरह से अंग्रेज सोना चांदी लेकर आते थे नाव में भर करके, और यहाँ से मसाले, सूती वस्त्र ले जाते थे, हमारे देश में जो है सोना ही सोना हुआ था। तो कहने मतलब है कि जब आपके पास कुछ बचेगा, उपभोक्ता ही पूरा देश बन जाएगा, उपभोक्ता, तो फिर क्या होगा? तो फिर आपके बच्चे स्वस्थ रहेंगे, आप भी स्वस्थ रहेंगे। और जो ये नफरत का बीज है, नफरत का बीज कहीं नहीं बताया गया है अच्छी अच्छी किताबों में, चाहे वह क्रिश्चियन की बाइबिल हो, चाहे मुसलमानों का हदीस हो, चाहे हमारा धर्म ग्रंथ गीता हो, चाहे सिखों का गुरुवाणी हो, गुरु ग्रंथ हो। आज सिख धर्म, देखिए यूक्रेन में युद्ध चल रहा था, वहां भी खाना बांट रहे थे। हमारे यहाँ जब कोरोना फैला था, सिर्फ आधार कार्ड ले जाइए और ऑक्सीजन से सिलेंडर लाइए। मैं तो हिंदू हूँ, ब्राह्मण हूँ, मैं कोई सिख नहीं हूँ, लेकिन जो अच्छाई दिखती है उसको हम क्या कहेंगे। अभी लेटेस्ट फरवरी में प्रयागराज में महाकुंभ लगा था, बहुत जनता गई, 3 जगह भगदड़ मचा, मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया हुआ है। लोग, क्या जरूरत था छोटे छोटे बच्चे ले जाने के लिए? अरे उनका बहुत बार कुंभ आएगा, आप अपना कुंभ देखो, कम लोग जाओ, नहाओ और तुरंत जगह खाली कर दो। लेकिन नहीं, वहां के लोगों ने जनता से लूटना शुरू कर दिया, 1 रुपये का सामान 8 रुपये में बेचना शुरू कर दिया, मोटरसाइकिल पर बैठा करके छोड़ते थे, बस स्टैंड बहुत दूर था, खूब लूटे खूब लूटे। नाव वाले क्या किए, थोड़ा सा संगम में जाना है, 500, 1000, 2000 रुपया लेते थे। आज गंगा और जमुना का रुद्र रूप है पूरा ही। प्रयागराज अभी फोटो डाल देता हूँ, प्रयागराज देखकर डूब रहा है, बड़ा और छोटा सब खाने खाने के लिए मोहताज हो गए हैं। तो कभी भी आप अपने को हेडमास्टर मत बनिए, हेडमास्टर तो ऊपर ही बैठा है, रचा है सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं, जिन्होंने भेजा था इस जगत में वही वापस बुला रहे हैं। तो प्रलय मचा हुआ है आपका जो है प्रयागराज में। उसके बाद वही हाल है आपका बनारस में भी बहुत ज्यादा बाढ़ आई है। तो प्रकृति अपना कंट्रोल करती है। हम पर्यावरण की अब बात कर लें, भाई वृक्ष हमारे बहुत कट गए, जितनी सड़कें हमारी बनी, इतनी चौड़ी चौड़ी अच्छी अच्छी सड़कें बन गई, उनके किनारे के पेड़ सारे कट गए। और जब पेड़ कट गए, यदि आप अपनी गाड़ी लेकर के, बाइक लेकर के जा रहे हैं और बाई द वे पेट्रोल खत्म हो गया या पंचर हो गई, तो भाई साहब जून अप्रैल का महीना है, उसको ठेलते जाएंगे, मर जाएंगे, लेकिन आपको पानी नहीं मिलेगा पीने के लिए, और आपको कहीं छांव नहीं मिलेगा। तो यार उस सड़क से चलने से क्या फायदा, जिस सड़क पर पानी न मिले, जिस सड़क पर जो है छांव न मिले।
अच्छा, पेड़ भी लग रहे हैं, वो अंग्रेजी पेड़ लग रहे हैं। बड़ा हुआ तो क्या हुआ, जैसे पेड़ खजूर, पंछी को छाया नहीं, फल ला गया थी दूर। इसमें तो फल ही नहीं है, दूर ही छोड़ दो, छाया तो है ही नहीं। तो सरकार को, चाहे कोई भी सरकारें हो, जो भी प्रोजेक्ट आप बनाती हैं, ये मेरे तरफ से एक सुझाव है, पेड़ जरूर आप लगाएं, क्योंकि आप देखे हैं कि जहां पर पेड़ ज्यादा होते हैं, बारिश भी वहीं पर ज्यादा होती है। और आज क्या हुआ, पेड़ है नहीं, मानसून बनते हैं। पेड़ों में भी एक शक्ति होती है, आप देखे हैं, सुने होंगे कि जो ताड़ के वृक्ष होते हैं, उनसे बड़ा कोई पेड़ नहीं होता हमारे इस एरिया में, और बिजली उसी पर गिरती है और उसकी गर्दन कट जाती है। तो बादल को आकर्षित करने की क्षमता भी हमारे पेड़ों में है, पहला चीज। दूसरा, मिट्टी का कटाव भी नहीं होने देते हैं, और पेड़ों के द्वारा जमीन में जो है जल ज्यादा जाता है, कि उनकी शाखा, उनके जो तने हैं, उनके जड़ें हैं, वो पानी को सोखती है और नीचे भेजती है, क्योंकि उनको पता है कि हमको फिर इन्हीं भूजल से ही जीना है। जब गर्मी का सीजन आएगा तो सब ऑटो सिस्टम है, आप नहीं पता कर सकते हैं। कहते हैं प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील्स, पौधे भी महसूस करते हैं, सांस लेते हैं, उनके पास आंखें भी होती है। छुई मुई का पौधे को आप टच कीजिए तो देखो कैसे सिकुड़ जाती है, और कुछ समय के बाद उसके पत्ते फिर फैल जाते हैं। तो उनके अंदर भी स्टेबिलिटी है। महान वैज्ञानिक जगदीश चंद्र बसु ने सिस्कोग्राफ एक मशीन बनाई थी, जो एक वृक्ष के पास रख दिया था, और इधर से माली जाता है तो पेड़ों के जो पत्तों का जो है क्या रिएक्शन होता है, मतलब उसका हजारवां गुना बड़ा करके दिखाता था। और जब एक बकरी छोड़ दी जाती है उस पौधों के पास, तो पत्तों में क्या रिएक्शन होता है। तो पौधों में प्लांट्स आल्सो ब्रीथ एंड फील्स, तो ये भी है। तो आप ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, कुटीर उद्योग लगाएं, अपनी हालत सुधारने के लिए और देश पर लोड कम करने के लिए। अभी मैं लखनऊ गया था, क्या कहते हैं, बादशाह नगर रेलवे स्टेशन पर बहुत तेज पानी आया, और मैं एक छोटा सा क्लिप बनाया हूँ। देखिए कितनी भीड़ है, कितनी जनसंख्या हमारे यहाँ है। पृथ्वी जमीन घटती जा रही है, कॉलोनियां बनती जा रही है, फैक्ट्रियां बनती जा रही है, सड़कें बनती जा रही है, खाना उत्पन्न करने की जो कृषि योग्य भूमि वो कम पड़ती जा रही है। आज तो पेट इसलिए भर रहा है कि हमारे पास आधुनिक चीज ट्रैक्टर आ गया है। बैलों के जमाने में जो गांव में नाले होते थे, उनके किनारे जुताई नहीं हो पाती थी, ऐसे ही छोड़ दिया जाता था, और जब वो घास होती थी तो काट करके छप्पर बनाया जाता था। लेकिन ट्रैक्टर होने से जब देश आजाद हुआ था तो 45% जमीन पर खेती होती थी, आज 51% पर होती है। क्यों? कुछ फैक्ट्रियां बन गई, रोडें बन गई, फिर भी हमारे पास 51% जमीन है कि वो नाले के किनारे के जो जमीन थे, ट्रैक्टर ने उनकी जुताई कर दी, और वहां पर भी जो है हम अनाज उत्पन्न करते हैं। उन्नत किस्म के बीज हैं, खाद भी हमारे अच्छे हैं, सिंचाई भी हो जाती है, इसलिए उत्पादन जो है हमारा अच्छा हो रहा है। उस उत्पादन को बचा करके यदि हम विदेशों में भेजें तो हमें विदेशों से बहुत कुछ मिलेगा। जो मैं अभी बताया था कि हमारे यहाँ के उत्पादन विदेश, इंग्लैंड में जाते थे, यूरोप महाद्वीप में जाते थे, चाहे पुर्तगाली ले जाएं, चाहे डच ले जाएं, चाहे अंग्रेज ले जाएं, और उसके बदले हमें सोना दे करके जाते हैं, गोल्ड, सिल्वर और भी कास्टली पत्थर। तो ये हमारे देश की जो जनसंख्या विस्फोट है, जो छोटे लोग हैं, उनको मोटिवेट सरकार को करना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा कार्यक्रम करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए, नसबंदी पर थोड़ा सा उनको पुरस्कार और देना चाहिए। सरकार को एक कानून बना देना चाहिए कि जो भी सरकारी कर्मचारी हैं, यदि 2 बच्चे से उनके ज़्यादा पैदा कर रहे हैं तो उनको डीए नहीं मिलेगा, उनको जो इंक्रीमेंट नहीं मिलेगा, उनका प्रमोशन नहीं होगा, और कोई उनको स्पेशल लाभ नहीं दिया जाएगा, उनके बच्चों को छात्रवृत्ति तक भी नहीं दी जाएगी। और जो 2 बच्चों से कम के कर्मचारी हैं, उनको प्रमोशन भी मिलेगा, उनको डीए वगैरह जो भी है अनाउंस सब मिलेंगे, और उनके बच्चों को मतलब छात्रवृत्ति या फीस माफी जो होती है वो।
अंतिम में कहना चाहता हूं, मुझे नहीं कहना चाहिए, ये जो हमारा आरक्षण रूपी जो बीज है, इस पर बहुत लोग राजनीति कर रहे हैं। ये बताइए कि ये किसी को, ये जो मेरा रंग है, चाहे आपका रंग है, चाहे किसी का भी रंग है, चाहे साउथ अफ्रीकन वाले को है, चाहे इंग्लैंड वालों का है, ये गॉड गिफ्ट प्रकृति ने दिया है। लंबाई चौड़ाई भी गॉड गिफ्ट देती है और ब्रेन भी गॉड गिफ्ट देता है। अब छोटा सा बात यहीं पर आता गया, अंबेडकर 4 भाई बहन थे, 14 संतान उनके पिताजी को थी, पर एक ही अंबेडकर जो है इतने विद्वान बने, बाकी 13 कहां गए भाई? तो गॉड गिफ्टेड है। तो जिनको ब्रेन भगवान देते हैं वो प्रभु की तरफ से देते, ये नहीं कि हर गोरी चमड़ी विद्वान होगी और हर काली चमड़ी विद्वान नहीं होगी। तो रिजर्वेशन जब आप मदद कीजिए, लेकिन शिक्षा में, नौकरी में, ये सब आप जब देंगे तो आपका देश उन्नत नहीं कर पाएगा। ये तो मेरी सोच है, इस उम्र तक मैंने बहुत देखा है। सेना में रिजर्वेशन की बात लोग चलाए थे, फिर लास्ट में सेना में हटा दिया गया। क्यों? कि वहां पर हरियाणा के एक से जाट है 6-6 फुट, 7.5 फुट, उन पाकिस्तानियों से लड़ना है, उनको पकड़ लेना है, गुत्थम गुत्था करना है। 62 की लड़ाई में चाइनियों से गुत्थम गुत्था हुआ, मैंने बनाया वीडियो, आप हमारा देख सकते हैं, बृहन्मन त्रिपाठी का चैनल। तो वहां बैनेट की भी लड़ाई हुई है, खुखरी से भी काटे गए हैं, गोलियां बारूद बम हमारे पास कम थे, लेकिन युद्ध लड़ा गया था। भले ही हम हार गए थे, लेकिन यह दिखा दिया था विश्व को कि हमारे अंदर वही जज्बा है जो हमारी राणा की 10 लाख की सेना, अकबर की 10,000 की सेना, राणा की 10,000 की सेना, अकबर की 1 लाख सेना के साथ लड़ी और हल्दी घाटी युद्ध में, और हारी नहीं, खून की नदियां बहा दी, मुगल भाग ले। छापली का युद्ध भी मैंने बताया है कि कैसे अमर सिंह ने अपने तलवार से एक सेनापति के 2 हिस्से बांट दिए और राणा ने कूद करके ऐसे मारा कि सीधे यहां से फाड़ते हुए, घोड़े को फाड़ते हुए 2 टुकड़े में सब बट गए। तो हमारे देशों में वीरों की कमी नहीं है, लेकिन वो हाइट होनी चाहिए, वो लंबाई होनी चाहिए, वो भुजाओं में ताकत होनी चाहिए। ये सबके हाथों में नहीं होता है। रिजर्वेशन यही देश को कमजोर कर दिया। आज 75 साल हो गया, बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर ने 10 साल के लिए मांगा था, लेकिन आज उनकी 3-3 नस्लें रिजर्वेशन ले रही हैं। और रिजर्वेशन लेने के बाद फिर तो आप जानते ही हैं, ये काम भी नहीं करते हैं, काम आता भी नहीं है, काम करते भी नहीं है। अब इसरो में वैज्ञानिक बनाकर हमें भेज दीजिए। मैं भूतपूर्व सैनिक हूँ, रिजर्वेशन कोटे में आता हूँ, मैं क्या करूंगा वहां पर जाकर के, जब मैंने कुछ पढ़ाई नहीं तो मैं क्या करूंगा भाई? तो जो योग्य है उन्हीं को आप लाइए। बहुत सी कैटेगरियां हैं जो है 4th क्लास की भी ड्यूटियां होती है, सी ग्रुप होता है, बी ग्रुप होता है, ए ग्रुप होता है, लेकिन रिजर्वेशन मत रखिए, क्योंकि रिजर्वेशन आप रखेंगे तो देश आगे नहीं बढ़ेगा। आप खुद देख लीजिए, चाइना कहां पर है, हम कहां पर हैं। आज हम चाइना से इलेक्ट्रॉनिक पर हम कितने ज्यादा डिपेंड हैं, तो हमें इलेक्ट्रॉनिक में जाना ही नहीं चाहिए। दीपावली आती है, हमारे बाबा योगी जी अयोध्या में मिट्टी के दीपों का दीप जलाते हैं। आप भी 100 दिया ना जला सको, आप 20 ही दिया जलाओ, लेकिन अपनी भारतीय दीप को जलाओ, अपने कुम्हार के बनाए हुए जलाओ, क्योंकि 2-3 घंटे के अंदर में दीपक तो बुझ जाना है। लक्ष्मी बनावटी से नहीं आती है, इलेक्ट्रॉनिक चीज से नहीं आती है। जो आप मिट्टी का बर्तन जितना शुद्ध होता है उतना शुद्ध नहीं होता। लक्ष्मी वाकई बुलाने हैं तो आपको अपने मिट्टी के दीपक ही जलाने हैं, न कि वो बल्ब भूख भाई करके रोशनी करें, उसे कुछ नहीं होगा। बड़ी बड़ी कोठियों में चलते हैं, लेकिन नहीं चलते, नहीं होंगे। वो जो है, आप वाकई में यदि पूजा करते हैं तो आप अपने सनातन धर्म से जुड़िए। हमने सनातन धर्म भी बताया है। और उसके बाद मैं क्या बोलूं, वीडियो लंबा हो जाता है। तो सबसे पहले जनसंख्या कंट्रोल, कुटीर उद्योग लगाइए, पशुपालन कीजिए, और एक नया चला है सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा सब लोग नहीं लगवा सकते हैं, क्योंकि पहले तो आपको सब्सिडी तो बाद में मिलेगी,
लेकिन पहले आपके पास पैसा होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा गरीबों के लिए, मिडिल क्लास के लिए भी, क्योंकि महंगाई इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि जो भी पैसा है वो खाने पीने में खर्च हो जाता है। तो कहाँ से 2 लाख 3 लाख ला करके पहले दे, अब फिर उसको सब्सिडी होगी। न 9 मन तेल होंगे, न राधा गौने जाएंगी, न राधा नाचेगी। तो भाई 3 लाख रुपया सबके बस की बात नहीं है ना, कहाँ से लाएंगे। आज तो महंगाई में महीना का काम चल जाए। और एक मैं उनको अंत में ये भी कहता हूँ, जो माँ सरस्वती के आशीर्वाद से किसी पोस्ट के अधिकारी बन गए हैं, तो अधिकारी का मतलब होता है अपने नीचे जो भी आपके पास आए। मैंने देखो दोस्तों बहुत नौकरी किया, बड़े बड़े अधिकारी को साथ ड्यूटी किया है। मेरे ऑफिसर ही जो है डॉक्टर होते थे। कुछ ऐसे भी अधिकारी मैंने देखा है, उनके दरवाजे पर नहीं शब्द तो होता ही नहीं था। आज भी हैं लोग कि जो मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो कहते होंगे कि हाँ, इन्होंने सही कहा है। ऐसे ऐसे अधिकारी हैं। मैं अपना एक आपको बता दूं, मैं पठानकोट से आ रहा था, मेरे पास गाड़ी में सामान था। अब उस सामान को क्वार्टर खाली किया था। रेलवे का हमारे पास जो है वारंट होता है, उसमें सामान लिखा रहता, भाई इतने कुंटल सामान है, फ्री जाएंगे। मैं अपना बताऊं कि हमने कहा, वो कहा भैया सामान उतारिए, मैं तौलूंगा फिर आपको लिखूंगा। हमने कहा अरे सर क्यों उतरवाएंगे, कुछ ले लीजिए। और मैं सोचा था कि आज बोतल रम दे दूंगा और उसके बाद हो जाएगा। तो बोला नहीं भाई साहब, यदि आपको यह टिकट तोड़वाना है तो पहले सामान उतारना पड़ेगा। मजबूरी में मैं और ड्राइवर दोनों भाई उतारे, अब वो नहीं कर रहे हैं तो उतारना ही पड़ेगा। तौलने के बाद उन्होंने हमारे कागज पर लिख दिया इतना केजी वेट है। फिर कहा सुनो फौजी भाई, आप कभी कारगिल में काम करते हो, देश के कोने कोने में अपने बीवी बच्चे छोड़ करके पैसा कमाने के लिए आते हो, हमें क्या देते यार, 100 रुपया एक बोतल दारू यही देते ना, उससे मेरा जीवन कट जाता। आप इसीलिए दे रहे थे कि सामान उतारना और सामान चढ़ाना है, यही समस्या थी ना। चलिए सामान उतार दिया, तौल दिया गया, मैं आपका सामान रखवा रहा हूँ। और उसने भाई साहब पूरा सामान रखवाया और हाथ मिलाया, बोला यही आपको परेशानी थी ना, तो आपका इतनी मेहनत से कमाया हुआ पैसा हम क्यों लें, आप लोगों की वजह से तो हम चैन से सो रहे हैं, वो पंजाब है। तो ऐसे भी मिलेंगे छोटे कर्मचारी सी ग्रुप के, जो दे रहे हैं और नहीं ले रहे, और नहीं तो उल्टा मदद कर रहे हैं। और यहाँ हमने देखा लाल चंदन लगाए हैं भाई साहब, पैसा फेंको तब तमाशा देखो, काम तभी होगा जब पैसा देंगे। तो उस देवी के सामने क्यों पूजा करते हो यार, जब पैसा ही लेना है तो चंदन क्यों लगाते हो। अरे चंदन का मतलब होता आपकी त्रिशूल नेत्र जागृत कर रहे हैं, लोगों का कल्याण करेंगे। और उस घूस के पैसे का जब रिजल्ट कहाँ जाता है मालूम है, तुम्हारी औलाद पर जाता है। वही औलाद घूस का पैसा खाएगी और एक दिन तुम्हें वृद्धा आश्रम में डालेगी। और जब कहोगी कि मैंने बड़ा मेहनत किया है, औलाद कहेगी मेहनत नहीं किया है, घूस का पैसा लिया। हमने देखा है, हमारे लोग बहुत लोग हैं, प्राइमरी स्कूल में अध्यापक थे, बच्चों का विलायती दूध 1970 तक मैंने देखा है आता था, लोग उसको बाजारों में बेच देते थे और हलवाई ले जाकर के उसका रसगुल्ला बनाता था। उसका बलगर एक गेहूं आता था, लाल गेहूं, वो जो है बच्चों को जो है दलिया बनाकर खिलाने दिया जाता था, उनकी गाय खाती थी। फिर सोयाबीन का तेल आया, सोयाबीन का तेल बनिया ले जाता था, बेच करके जलेबी छानता था। और आज उनके बच्चे आजीवन कारावास की सजा हो गई थी और अभी हाई कोर्ट से उनको जमानत मिला है। और देखिए आगे क्या फैसला होता है। और जिन्होंने चोरी किया था वह एक दिन ऐसी गाड़ी में फंस गए कि हड्डियां टूट टूट के निकल गई, यहाँ तक कि उनका चेहरा देखने के लिए घर वालों के लिए कफन से जो था ना, जो पोस्टमार्टम हाउस था उसको खोला नहीं गया था, पूरा छितर बितर हो चुका था। तो हम लोग तो अच्छी नौकरी कर लिए दोस्तों, न किसी को दिए न किसी ने दिया। हम तो अस्पताल वाले आदमी थे, यदि किसी की उंगली कट गई तो बिना कुछ कहे पट से उसकी पट्टी बांधी और उसके बाद एक टेटनस का सुई लगाया, दर्द की दवा दी, एंटीबायोटिक दी और उसके बाद उसको भेजा। छोटे छोटे बच्चों को सुई लगाए। तो चलिए बहुत बात हो गई, लेकिन देश हमारा है, देश के लिए हमें कुछ करना है। हमारे जो दिल में आया हमने बोल दिया, किसी को बुरा लगे हाथ जोड़कर मैं माफी मांगता हूँ,
क्योंकि मेरा कोई उद्देश्य नहीं है किसी की बेइज्जती करना, किसी के धर्म की, किसी की जात की, किसी की वो है, लेकिन देश कैसे आगे बढ़े उसके लिए मैं बनाया। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। थैंक यू दोस्तों।